आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक स्त्री और पुरुष बिना किसी रिश्ते के साथ साथ रहने लगे, इसे शंकर जैसा भारतीय गांव बहुत दिनों तक नहीं पचा सकता। तिस पर वो विदेशी युवती हो तो फिर अफवाहों की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। न ही उन अफवाहों में कोई शालीनता होती है। अफवाह फैलाने वाले भी ऐसी शालीनता का ध्यान नहीं रखते। साधारण से साधारण घटनाओं को विकृत कर देखा जाता है। रवि और कमली के बारे में कुछ खुसुर फुसुर फैली हुई थी, पर उसका आधार नहीं था। पर एरेमुडी मणि की गोष्ठी में भावी बहू के रूप में उसका परिचय करवाया जाना, फिर रवि के हाथ मालार्पण किया जाना, इन तमाम बातों ने अफवाहों को तूल दे डाला था। शर्मा जी से ही खास लोगों ने इस बारे में सीधे पूछ लिया। शर्मा जानते थे कि बातों को छिपाने की आदत देशिका मणि में नहीं है, पर उन्होंने निश्चय किया कि इस संदर्भ में भी एरेमुडी मणि से बातें करेंगे। कमली और रवि को मंदिर भिजवाकर शर्मा जी एरेमुडी मणि से मिलने निकले। पहली दुकान गए, वहां वो नहीं मिले। दामाद ही बैठा था। उसी ने बताया कि वे लकड़ी की टाल में ही हैं। दुकान में काफी भीड़ थी। साफ लग रहा था कि सीमा वैयर के प्रचार का कोई असर नहीं हुआ। अच्छी चीजें और सही दामों की वजह से दुकान चल निकली थी। ग्राहकों के प्रति विनम्र भाव से एरेमुडी मणि का दामाद पेश आता था। शर्मा जी ने औपचारिकतावश पूछ लिया, कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। शर्मा जी वहां से एरेमुडी मणि के पास पहुंचे। ट्रक से लकड़ियां उतर रही थीं। देश का मणि, अकेले में बातें करनी है। यहां तो भीड़ है, घाट पर चलें? बस 10 मिनट बैठ जाओ, अभी निपटा देंगे। 10 ही मिनट में एरेमुडी मणि लौट आए। दोनों बतियाते हुए घाट तक पहुंच गए। एरेमुडी मणि को एक जगह बिठाकर शर्मा ने संध्या बंदन समाप्त किया। एरेमुडी मणि उनके लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। आते ही शर्मा ने बात शुरू की। कमली को और मुझे वकील का नोटिस भिजवाया गया है। मैंने ये बात वेणु काका और तुम्हें ही बताई है। कैसा नोटिस? किसने भिजवाया है? किसका नाम लें? यहीं के लोग हैं। मेरे बारे में और कमली के मंदिर प्रवेश के बारे में उन्हें शिकायतें हैं। एक बात कहूं यार, तुम्हारी जात वाले जलन के सिवा कुछ नहीं करते। अब तो मंदिर में जाने वाले ही कम होते जा रहे हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, उन्हें तुम्हारे ही लोग रोकने लगे हैं। लगता है मेरे संगठन का काम अब ये लोग करने लगेंगे। सीमा वैयर ही फसाद की जड़ है। सामने मिलो तो इतने प्यार से बातें करेंगे कि बस। पीठ पीछे ये सारी करतूतें, लोगों को भड़काना। वो तो मरेगा कुत्ते की मौत, सपोले की तरह घूम रहा है गांव में। इस उसको भड़काने के अलावा आता भी है कुछ? हमारी दुकान को बंद करवाना चाहा, नहीं बना। लोग तो माल देखते हैं, आदमी को थोड़े ना देखते हैं। इस नोटिस में यह भी एक आरोप है। अच्छा यार, पहले मालूम होता तो मैं तुमसे मांगता ही नहीं। तुमने किराए पर उठाने की बात कही थी, सोचा हम ही क्यों न ले लें। तुमने मांगा और मैंने दिलवाया, गलती दोनों की नहीं है। सब नीति नियम के अनुसार ही हुआ है। अहमद अली को जगह दिलवाई जा सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं? मंदिर और भगवान को ना मानने वाले नास्तिक से मंदिर की मूर्तियों को चुराकर बेचने वाले उनसे बेहतर लगते होंगे। सीमा वैयर को बोतल, सेंट, विदेशी सामान भी देता है ना। सो ठीक है, तुमने गोष्ठी में ये क्या कह दिया? मेरी भावी बहू के रूप में उसका परिचय करवाया था क्या? हाँ कहा था। गलत कहा क्या? काहे मरे जा रहे हो? वो तो रवि ने खुद मुझसे कहा था कि सूरज भले ही पश्चिम में उगने लगे, वो इसके अलावा किसी के साथ विवाह नहीं करेगा। वो लड़की भी रवि को ही नहीं, हमारे यहाँ की संस्कृति, आचार व्यवहार को प्यार करती है, अंधविश्वासों को भी मानती है।
हमारे यहाँ गोष्ठी में हम वंदना वगैरह तो करते नहीं। उस दिन उस लड़की ने जानते हो क्या किया? गणेश वंदना के बाद ही गोष्ठी की शुरुआत की थी। हमारे संगठन वालों को ये अच्छा नहीं लगा होगा, पर तमिल में इतना सुंदर भाषण दिया कि वे लोग शिकायत भूल ही गए। एक आध लोगों ने टोका था। मैंने तो कह दिया कि उसका अपना विश्वास है। तुम्हारे यहां ब्राह्मणों में इतनी पढ़ी लिखी ऐसी प्रतिभाशाली लड़की नहीं मिलेगी। उसका रंग ही नहीं, स्वभाव ही सोने सा है। मुझसे तो कुछ छिपाते नहीं बनता। जब बातें समय के पहले सामने आ जाएं तो अफवाहों को जन्म देती हैं। कुछ बातें भले ही सच हों, उन्हें घटित होने में कुछ वक्त लग सकता है। पहले घट जाए तो गर्भपात वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, पर गर्भवती होने की बात छिपाए नहीं छिपती ना। शर्मा हंस पड़े। इरेमुडी मणि का तर्क कठोर था। आगे विवाद नहीं घसीटा। इरेमुडी मणि ने आगे कहा, यही नहीं विश्वेश्वर, भैया जी ने एक बात और कही है। एक दिन हम दोनों यहीं बैठे बातें कर रहे थे, तब मन खोलकर कई बातें कहीं। वो लड़की अंगूठी बदलने वाला विवाह नहीं चाहती, यहां की तरह शास्त्र सम्मत विवाह करना चाहती है। मैंने कहा, यह तो पागलपन है। यहां हम लोग 4 दिन के विवाह को एक दिन में समेट रहे हैं, रजिस्टर्ड शादियां करवाने लगे हैं, और ये पढ़ी लिखी लड़की इतने पिछड़े विचार की है। मैंने भैया जी को छेड़ा था, तब बोले कि वो जिद कर रही है, अपने पिता से इसके लिए काफी पैसा मांग कर लाई है। लोगों की बात जाने दो देशिका मणि, ये कामाक्षी ऐसा होने ही नहीं देगी। उसका मन तो तुम्हें बदलना होगा। एक की जिद के लिए किसी की जिंदगी खराब करोगे? वकील नोटिस का क्या करें? धमका रहे हैं साले, कचहरी में निपट लेंगे, तुम डरना मत। वेणु काका के सुझाव की बात बताई। अच्छा सुझाव है, तुम उत्तर मत देना, मामला अदालत में आने दो, देखते हैं। काफी देर तक बातें करते रहे। अंधेरा घिर आया था, इसलिए लौट आए। इरेमुडी मणि अपनी दुकान में रह गए। शर्मा जी का मन हल्का हो गया था। दोस्त से बातचीत के बाद तमाम चिंताएं दूर होने लगी थीं। शर्मा जी घर लौटे तो पार्वती दीप जला रही थी। कामाक्षी शायद पड़ोस में गई थी। पार्वती का श्लोक पाठ खत्म हो गया तो उसे बुलाया। पारू, इधर आना बिटिया, एक जरूरी काम है। भगवान के आगे पर्ची डाल रहा हूं, तुम ध्यान करके एक पर्ची निकालना। पार्वती ने वैसा ही किया। शर्मा जी ने पर्ची खोली। उनका चेहरा खिल गया। बाऊ, बात बनेगी या नहीं? बनी है बिटिया। उन्होंने पर्ची को आंखों से लगा लिया। किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। पार्वती ने बाहर झांक कर देखा। बाऊजी, भैया और कमली आ रहे हैं मंदिर से। कमली के माथे पर भभूत और कुमकुम लगा था। शर्मा जी के पास आई और उन्हें कागज की पुड़िया में बंधी भभूति, कुमकुम और बेल के पत्ते बढ़ा दिए। रवि को डर लग रहा था, कहीं बाऊजी कमली के हाथों से प्रसाद लेने से इनकार न कर दें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शर्मा जी ने प्रसाद ले लिया। कमली के हाथों से थाली लेकर उसे आंखों से लगाया और प्रसाद ले लिया। रवि को जैसे विश्वास नहीं हुआ। चंदा दे दिया था, रसीद भी मिल गई। ये लीजिए बाऊजी। रवि ने रसीद उनको दिखाया। कमली ऊपर चली गई। रवि उसके पीछे जाने लगा तो शर्मा ने रोक लिया। तुम ठहरो, तुमसे कुछ बातें करनी है। उसके कान में कहा। अभी आया बाऊ, बस 1 मिनट, रवि ने उनसे कहा और सीढ़ियां चढ़ गया। इस क्षण शर्मा का मन बिल्कुल साफ था। पूर्ण ज्ञानी की अवस्था में पहुंच गए थे वे, इसलिए उनकी निश्चल मुस्कान लौट आई थी। रवि की प्रतीक्षा में पेपर पेंसिल लिए बैठे रहे, मन में जैसे कुछ निश्चय कर लिया था। रवि के मन में एक नामालूम सी खुशी थी। बाऊ का उसे बुलाकर मंदिर जाने को कहना, फिर कमली के हाथों से प्रसाद लेना, फिर उससे बातें करने की इच्छा जाहिर करना, उसे लगा एक अच्छी शुरुआत है। कमली के हाथ से प्रसाद लेने की इस उदारता से वो अभिभूत हो उठा। कमली से बाऊ की इस उदारता की चर्चा करते हुए बोला, इसी जगह अगर मां होते हैं तो एक महाभारत हो जाता, पर बाऊ तो बाऊ ही है। वो सीढ़ियां उतरने लगा तो कमली ने कहा, देख लीजिए, एक दिन आपकी मां भी इसी तरह मेरे हाथ से प्रसाद लेंगी और आप लोग भी उसे देखेंगे। पिछवाड़े चलें? रवि ने पूछा। ना, यहां तीसरा कौन है, यहीं औसारे पर बैठ जाते हैं। बाऊ के हाथों में पंचांग, एक कागज और कलम था। वो बात उनके मुंह से ही सुनना चाहता था। बचपन में पाठ कंठस्थ करते वक्त जिस तरह बैठा करता था, उसी तरह हाथ बांध कर बैठ गया। क्यों रे, क्या है तेरे मन में? तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए ना। गैर लोग आकर मुझे बताएं भला कैसा लगता है। एक छोटी सी बात में तुम इतने असभ्य कब से हो गए? रवि को समझ में कुछ नहीं आया। वो तो मन में उत्तर तैयार कर रहा था कि शर्मा जी और आगे बोले। बात तो मुझे तय करनी है। तुम देशिका मणि से कहो या वेणु काका से, क्या फायदा? ठीक कहते हैं बाऊ,
हमने तो आपका मित्र समझकर ही पूछा था। मैंने तो तय कर लिया, तुम्हारी अम्मा से लेकर गांव वालों को कमली के बारे में, उसके यहां रहने के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा हूं। खामोखा अफवाहों को ही बल मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम दोनों का शास्त्र सम्मत विवाह कर दिया जाए। तुमने आते ही मुझसे पूछा था, पर अब मैं खुद तैयार हूं। रवि को विश्वास नहीं हुआ कि क्या सचमुच बाऊ ही है। उसे शक हुआ। सच बाऊ? वो उत्साह में चीखा। तो क्या मैं मजाक कर रहा हूं? इस माह के अंत में एक मुहूर्त निकल रहा है, पर उसके माता पिता यहां नहीं है। उसका कन्यादान कौन करेगा? केवल देंगे तो उसके माँ बाप आ जाएंगे, पर इस मुहूर्त में तो उनका आ पाना असंभव है। वेणु काका से पूछ लें। क्यों, उनसे भी पहले ही बातें कर लीं? सभी तैयारी हो गई है क्या? ना, सोचा पूछ लें, शायद वे मान जाए। चलो उनसे पूछ लो। मैं कहाँ जाऊंगा बाबूजी, आपकी बात वे काटेंगे नहीं, पर अगर मेरा आना जरूरी हो तो आऊंगा। अरे यूं ही आ जाओ, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मैं खुद ही उनसे पूछ लूंगा। उन्हें लगा रवि साथ आते शर्मा रहा है, पर उनकी बात टाल नहीं सका। इस मामले में बाऊ की रुचि और जल्दबाजी ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। इसकी सुखद अनुभूति से वो उभर नहीं पाया। रास्ते भर बाऊ से वो कुछ बोल भी नहीं पाया। घर की सीढ़ियां उतरे तो एक सुहागन पानी का कलशा लिए सामने से आती दिख गई। शगुन तो बहुत अच्छा है, शर्मा ने कहा। वे लोग पहुंचे तो वेणु काका उसारे पर ही बैठे थे। उनके पास एक थाल में फल फूल, पान सुपारी, कच्ची इलायची के गुच्छे रखे थे। वेणु काका उत्साह में थे। आइए, हमारे एस्टेट के मैनेजर अपने नए घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं। अभी आए थे, बुलौआ दे गए। क्या हुआ, बाप बेटे एक साथ कैसे आ गए? इसे भी कोई नोटिस मिल गया है क्या? नहीं, मंदिर के लिए आपके कहे के अनुसार चंदा दिलवा दिया है, रसीद भी ले ली है। शाबाश, फिर? कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। यहां फैलती अफवाहों को देख सुनकर अब मैंने भी जिद पकड़ ली है। बस आपको एक मदद करनी होगी। इस गांव में आपकी तरह मदद करने वाला और कोई नहीं है। क्या बात है, इतनी लंबी भूमिका क्यों बांधी जा रही है? बात क्या है, पहले बताओ तो। शर्मा जी ने किसी तरह हकलाते हुए बात पूरी की। ये सुनते ही वेणु काका भागे भागे भीतर गए और मुट्ठी भर चीनी ले आए। शर्मा जी के मुंह में चीनी डाल दी। उनकी खुशी जैसे फूटी पड़ रही थी। बसंती को तार अभी किए देता हूं, तुम फिक्र मत करना। जब कमली का कन्यादान मुझे करना है तो उसका मायका यहीं हुआ ना, शादी इसी घर से होगी। लग्न पत्र मंडप की तैयारियां शुरू करता हूं। अपनी घरवाली से और पूछ लेते। क्या पूछूं? उसे कह दूंगा कि बसंती की तरह ये भी अपनी बिटिया है। इसका कन्यादान हमें ही करना है। मेरे पास वेदी पर आकर बैठ जाओ। वो कोई नानुकुर नहीं करेगी, जानता हूं। ये दिक्कत तो तुम्हारे घर पर है। तुम्हारी पत्नी मंडप में आएगी भी या नहीं? उसके बारे में क्या कहूं, पर हां, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगी। कोई बात नहीं, जो जिद में अड़े रहते हैं दुनिया उनके लिए नहीं रुकती। 20-30 साल पहले जब अपनी शादी हुई थी तो जितने भी अनुष्ठान उसमें हुए थे सब करेंगे। मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मैं देख लूंगा। तुम तो समझी हो, मैं तो लड़की वाला हूं ना। तुम बस विवाह पर आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा। तो क्या मैं फिक्र करना छोड़ दूं? ये आम शादियों की तरह तो है नहीं। 4 दिनों के अनुष्ठान के लिए पंडित कहाँ से मिले? सीमावैयर उन्हें भी धमका कर रखेंगे। कहेंगे ये शास्त्र सम्मत विवाह नहीं है। तो क्या कर लेंगे? खैर, दिक्कतें आए भी तो कोई बात नहीं, संभाल लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है यार। आज तो अधिकांश पंडित और वैदिक ब्राह्मण शास्त्र और मंत्रों को अच्छी कीमत पर बेच ही रहे हैं। 10 रुपए की अतिरिक्त दक्षिणा दे देना तो देखना, सीमावैयर के घर के पंडित ही भागे चले आएंगे। ये यूरोपीय बड़े मजेदार लोग हैं। अपने पिताजी से कहकर इन अनुष्ठानों के लिए रुपए मांग कर लाई है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कमली से ही ले लेंगे। बको मत यार, मुझे कौन सी परेशानी होनी है? इस तरह के तो 10 विवाह में कर डालूं। भगवान का दिया इतना कुछ है। मेरी एक और बिटिया होती तो क्या उसके लिए खर्च नहीं करता? बात वो नहीं है, मुझे गलत मत समझना। कमली इसे कहीं बुरे अर्थों में न ले ले, इसलिए उसके ट्रेवलर्स चेक को मैं कैश करवा लेता हूं। रवि ने बीच में टोका। वाह, पहली बार तो ऐसा दामाद मिला है जो लड़की के बाप से खर्च नहीं करवाना चाहता। वेणु काका रवि को देखकर हंस पड़े। शर्मा या रवि ने उस वक्त वेणु काका की बातों का विरोध नहीं किया। बसंती के लिए रवि के माध्यम से ही तार दिलवा दिया। ये मत सोचना शादी के पहले ही दामाद से काम लेने लगा हूं।
जब विवाह शास्त्र सम्मत ढंग से हो रहा है तो कायदा यही कहता है कि कमली यहां आकर रहे। उसके लिए साथ की भी तो जरूरत है, इसलिए बसंती को तो बुलवाना पड़ेगा। वो यहां रहेगी तो अच्छा लगेगा, उसे तो इस विवाह में बहुत रुचि है। रवि निकल गया। शर्मा, सच यार, मैं बहुत खुश हूं। इतनी खुशी कभी नहीं रही। तिलक के लिए तुम शुभ मुहूर्त निकलवा लेना। खुश तो मैं भी हूं यार, पर हिचक भी है। एक ओर ये काम आवश्यक भी है, दूसरी ओर लोगों का मुंह बंद करने के लिए यही एक तरीका मेरी समझ में आया था। पर इसमें भी कई दिक्कतें आएंगी। दिक्कत क्या आएगी? मैं तो हूं ना, देख लूंगा। तुम तो क्या, तुम्हारा निर्माता ब्रह्मा ही चले आए तब भी मेरी पत्नी का मन नहीं बदल सकते। बात उसे मालूम हो जाए तो खा जाएगी मुझे। उसे समझा बुझाकर देखो शर्मा, तुम्हारी घरवाली क्या तुमसे अधिक कर्मकांडी है? हो ना हो, पर जिद्दी बहुत है। अक्ल हो तो कार्य और कारण पर विचार करे, पर जिद्दी और अड़ियल लोग किसी बात पर भी विचार नहीं करते। रवि से ही कहो ना, बात कर ले। वो तो किसी के कहे नहीं मानेगी। वो उसकी सोच है। उसे अपनी ही तरह पर्दे वाली बहू चाहिए, जो कम पढ़ी लिखी हो और उसके वश में बनी रहे। शादी तो बेटे को करनी है, उसे नहीं। बेटा जहां नौकरी कर रहा है वहां का माहौल जैसा है वैसी ही तो बीवी उसे चाहिए। हमारे यहाँ के ये ढोंग किसे चाहिए? ये तो भाग्य की बात है कि उसे लड़की भी अच्छी मिल गई। हम बीच में क्यों पड़े? कमली तो विनम्र भी है, पढ़ी लिखी भी। हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियां भी शायद ही इतनी विनम्र हों। शर्मा, तुम 2 दिन सब्र कर लो, बसंती को आने दो। वो बात करके देख लेगी। हो सकता है वो प्लेन में ही चली आवे। इतनी जल्दबाजी कर रही थी वो तो। मुझे तो लगता है कि कामू अपने ही से मानेगी, किसी के कहने पर मान जाए मुझे नहीं लगता। रवि तार देकर लौट रहा था। वेणु काका ने रवि से पूछा, एक्सप्रेस दिया है या सादा? एक्सप्रेस ही दिया है, सुबह तक मिल जाएगा। शर्मा जी पंचांग साथ ही थामे थे, इसलिए मंडप तिलक आदि के लिए भी मुहूर्त निकालने का अनुरोध किया गया। शर्मा जी ने पंचांग उलटकर तिथि निश्चित की। आज तो इतनी खुशी हो रही है कि बस खीर खिलाने का मन हो रहा है। यहीं खाना बनेगा? वेणु काका ने बहुत आग्रह किया। आज रहने दो, तिलक वाले दिन खा लेंगे। तुम्हारे यहाँ का खाना कहाँ भगा जा रहा है? शर्मा जी लौट आए। लौटते में दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर भी शर्मा जी वेणु काका की तारीफ करते हुए चले आ रहे थे। बहुत अच्छे इंसान हैं, मदद करना हो तो हमेशा हाजिर। मदद करने की भावना के साथ साथ साहस का होना और बड़ी बात है। लोग बड़ी मदद तो कर देंगे, पर ऐसे कामों में जहां साहस की जरूरत होगी पीछे हटेंगे। पर वेणु काका में ये बात नहीं। रवि जैसे उनकी बातों को मौन स्वीकार कर रहा था। जब तक तैयारियां पूरी न हो बात को छिपाए रखने का आश्वासन एक दूसरे को दिया। कामाक्षी से बातें करने का जिम्मा बसंती पर छोड़ दिया गया। उस रात कमली से रवि ने इस बात का जिक्र किया। अगले दिन सुबह की डाक से मठ के मैनेजर का एक पत्र आया। वकील के नोटिस की प्रतिलिपि शायद वहां भी भेजी गई थी। कुछ गुमनाम पत्र भी वहां पहुंच गए थे। श्री मठ के मैनेजर ने उन पर ध्यान तो नहीं दिया, पर हां ये सुझाव जरूर दिया था कि शर्मा जी रवि और उस फ्रेंच युवती के साथ आचार्य जी के दर्शन करने आए। उनके पत्र से लगा जैसे वो दर्शन ही उनके लिए परीक्षा की वो घड़ी थी जिसके उत्तीर्ण होने या अनुत्तीर्ण होने पर उनकी भावी जिंदगी प्रभावित होगी। शर्मा जी समझ गए कि ये पत्र आचार्य जी की इच्छा पर ही लिखा गया होगा। रवि को पत्र देते हुए बोले, उसे लेकर एक बार हो आओ, आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। रवि मान गया, पर हौले से पूछ लिया, लोगों के पत्र पर ही मठ वालों ने वहां आने को लिखा है? पता नहीं वहां क्या हो, वे बुला रहे हैं, आप भिजवा रहे हैं। हम लोग यही सोचकर जा रहे हैं कि महाज्ञानी पूर्ण दृष्टि वाले पुण्यात्मा के दर्शन होंगे, उसमें कोई कठिनाई तो नहीं होगी। कुछ नहीं होगा, हो आओ, उनका आशीर्वाद ले आओ। सोचने का या यात्रा की तैयारी का वक्त नहीं था। उसी दिन दोपहर वाली गाड़ी से निकल पड़े। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही वहां पहुंच गए। श्रीमठ और पुरातन मंदिरों के दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों और यात्रियों के लिए शहर में कुछ अच्छे लॉज और होटल बने हुए थे। उन्हीं में से एक जगह ठहर गए। नहा धोकर तैयार हो गए। होटल मैनेजर ने बताया कि यह शहर से 3-4 किलोमीटर दूर अमराई में आचार्य जी ठहरे हैं। चतुर्मास होने की वजह से वे मौन व्रत में हैं, केवल संकेतों में ही बातें करते हैं। भीड़ के पहले जल्दी निकल जाएं तो दर्शन आराम से हो सकते हैं। उसने स्वयं एक टैक्सी का प्रबंध कर लिया। कमली ने बंदेज की सूती साड़ी पहन रखी थी, माथे पर टीका और गीले बालों का जूड़ा बना लिया था।
गोरा रंग, नीली आंखें और भूरे बाल न होते तो वो एक भारतीय स्त्री ही लगती। एक आध डायरियां उसने हाथ में रख ली। रवि ने जरी की किनारी की धोती उत्तरीय पहन लिया था। फलों की दुकान पर रुककर उसने फल और तुलसी की माला ले ली। पूर्व दिशा लाल होने लगी थी कि दोनों निकल पड़े। इतनी सुबह की ये यात्रा उन्हें बहुत पवित्र और निश्चल लगी। मन और देह शांत थे। इतनी सुबह भी अमराई के बाहर 4-5 टूरिस्ट बसें, 10-12 कारें, कुछ इक्के वाले खड़े थे। अमराई के बीचों बीच तालाब के किनारे एक पर्णशाला बनी थी जिसमें वे ठहरे थे। अगरुगंध, कपूर और चंदन की मिलीजुली महक वहां फैली हुई थी। कई पुरुष और स्त्रियां दर्शनार्थ खड़े थे। रवि कमली के साथ श्रीमठ के संचालक के पास गया। उन्होंने उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछ लिया। सहसा कमली को देखकर बोले, आपको संस्कृत के शास्त्रों से और भारतीय संस्कृति के प्रति इतना लगाव है। ये सुनकर आचार्य जी को बहुत प्रसन्नता हुई। कमली और रवि को पहली बार एहसास हुआ कि उनके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने कमली को बताया कि चूंकि वे चतुर्मास व्रत में हैं, संकेतों से ही बात करेंगे। वकील के नोटिस के बारे में या उन गुमनाम पत्रों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। दर्शनार्थियों की भीड़ में वे भी शामिल हो गए। एक यूरोपीय युवती को भारतीय परिधान में वहां आया देखकर बाकी लोगों की जिज्ञासा फैल गई। कुछ ने रवि से पूछ लिया, कुछ लोगों ने कमली से पूछा, पर कमली ने तमिल में ही उत्तर दिया। कमली के आसपास महिलाओं की भीड़ लग गई। वहां के लोगों ने बताया कि आचार्य जी जाप कर रहे हैं। पर्णशाला लौटने पर दर्शन होंगे। सुबह खिल आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फैल रही थी। श्रीमठ के संचालक उनके पास आए। आप लोग सीढ़ियों के पास आ जाएं, आचार्य जी के पास जाकर बैठें, बातें वहीं हो जाएंगी। दोनों वहीं पहुंचे। अब वे सीढ़ियों पर ही बैठे थे। उन्हें देखकर लगा कि जैसे तालाब में खिले कई कमलों में से एक कमल सीढ़ियों पर आकर बैठ गया है। पूर्व में सूर्योदय हो रहा था। सीढ़ियों पर बैठा ज्ञान का सूर्य उसका स्वागत कर रहा था। उनके पैरों के पास फलों की थाल रखकर रवि और कमली ने साष्टांग प्रणाम किया। उनका दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गया। रवि ने आदतन ये सोचकर अपना परिचय देना चाहा कि शायद वे पहचान न पाए हों। शंकर मंगलम विश्वेश्वर शर्मा के। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ से संकेत किया और बैठने को कहा। कमली ने एक पृष्ठ खोल लिया और उनके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसी तरह प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने उसे पढ़ने का संकेत किया। कमली ने कहा, मेरा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर कनकधारा स्तोत्र सौंदर्य लहरी का फ्रेंच में मैंने अनुवाद किया है। आप सुनेंगे तो कृपा होगी। वे मुस्कुराए। उन आंखों में ज्ञान और करुणा का अथाह सागर था। उसने पहले संस्कृत में पढ़ा और फिर फ्रेंच अनुवाद पढ़ा। रवि उन दोनों के बीच पवित्र साक्षी की तरह बैठा हुआ था। सीढ़ियों के ऊपर भक्तों की भीड़ लग गई। एक यूरोपीय युवती द्वारा सौंदर्य लहरी का स्पष्ट उच्चारण, फिर उसका फ्रेंच अनुवाद सुनकर भीड़ ठगी सी खड़ी रह गई। उनके लिए ये अभूतपूर्व अनुभव था। एक आध जगह फिर से पढ़ने का संकेत किया। वो उनके संकेत करने पर रोक लेना चाहती थी, पर वे तो सुनते ही चले गए। समय का किसी को ध्यान नहीं रहा। सौंदर्य लहरी और कनकधारा स्तोत्र समाप्त करने पर उसके पृष्ठ बंद कर लिए। आचार्य जी ने संकेत से पूछा, कुछ और काम चल रहा है? कमली संकेत समझ गई। भज गोविंदम का अनुवाद कर रही हूं। मुंह पर हथेली रखकर बात करने की उस विनम्रता पर सब मुग्ध हो रहे थे। आचार्य जी ने संकेत किया कि भज गोविंद से भी एकाध अनुवाद सुना दे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का फ्रेंच अनुवाद सुनाया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने संकेत से जो कुछ कहा, कमली को उसे समझने में कहीं गलती नहीं हुई। महात्मा अपने विचारों को बगैर शब्द के ही दूसरों को समझा सकते हैं। शब्द और कान, इनका उपयोग तो अज्ञानियों के लिए है। महात्मा इन दोनों माध्यमों के बिना ही अपने विचारों का संप्रेषण कर देते हैं। बहुत देर के बाद उनकी दृष्टि रवि पर गई। अपने विनम्र भाव से अपने और कमली के विषय में कुछ सूचनाएं दी। फ्रांस में भारतीय भाषाओं के छात्रों के विषय में बताया। कमली की विशेषताओं का जिक्र किया। फलों के थाल में से एक अनार, सेब और तुलसी की माला आचार्य ने उठाई। रवि के हाथ में सेब और कमली के हाथ में अनार रख दोनों को आशीर्वाद दिया। साष्टांग प्रणाम करके वे लौटने लगे थे कि कमली ने सहसा अपना फोटोग्राफ उनके सामने कर दिया। रवि चौंक गया। ऐसी कोई प्रथा यहां प्रचलित नहीं है। पता नहीं आचार्य जी बिगड़ जाएं तो। पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कुमकुम और अक्षत को
पृष्ठ पर बिखेर दिया। फिर आने का संकेत भी किया। रवि ने ऊपर आकर घड़ी देखी। 11:45 हो रहे थे। अमराई में अभी धूप नहीं पसरी थी। मैनेजर प्रसाद और प्रकाशित पुस्तकें ले आए। बोले, आचार्य जी कलम उठाकर हस्ताक्षर कभी नहीं करते, पर इनके ऊपर उनकी कृपा रही, इसलिए अक्षत और कुमकुम उस पर बिखेर दिया। इसके पहले कईयों ने इस तरह मांगे हैं, तब वे संकेत से उन्हें जाने को कह देते, पर आज पहली बार हंसकर अक्षत कुमकुम बिखेर दिया। आप सचमुच भाग्यशाली हैं। वे लोग लौटने लगे तो बोले, जब सौंदर्य लहरी कनकधारा स्त्रोत फ्रेंच में अनुदित कर छप जाए तो एक प्रति जरूर भिजवाएं। रवि और कमली होटल में कॉफी पी रहे थे तो मठ का चपरासी एक बड़ा लिफाफा उन्हें दे गया। लिफाफे पर बाऊ का नाम था। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 10 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।